वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई विल टीच यू मिडाइवल हिस्ट्री। मैंने इससे पहले 2 हिस्ट्री के लेक्चर पढ़ाए हैं आपको। मैंने जो फर्स्ट लेक्चर बनाया था उसमें मैंने आपको क्या बताया था, कुछ ऐसे हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट होते हैं कि हमारी जो इंडियन हिस्ट्री होती है वो सरप्लस से सबसिस्टेंस सिस्टम में होती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट 1। एंड जब हिस्ट्री में फाइट होगी, लोग परेशान होकर क्या करेंगे, रिवोल्ट करेंगे, लड़ाई करेंगे। वो उस परेशानी से बचने का एक इजी रास्ता, इजी अप्रोच पकड़ेंगे। इंडियन हिस्ट्री एक मैनेज से अनमैनेज सिस्टम की तरफ जाती है हमेशा। ओके, तो उसके बाद मैंने आपको ऋग्वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर हमारा वैदिक पीरियड जिसमें 2 तरीके के होते हैं, ऋग्वैदिक एंड लेटर वैदिक। उसके बाद मैंने आपको बताया था जो लोग होते हैं वो जनपद बना लेते हैं, अपने ग्रुप्स बना लेते हैं। फिर वो धीरे धीरे हमारा जैनिज्म बुद्धिज्म राइज कर रहा होता है पैरेलली। एंड जो मैंने आपको बताया था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, मौर्यन डायनेस्टी के बारे में, फिर उनका बिंदुसार एंड देन अशोक, मगध अम्पायर के बारे में। फिर मगध के बाद मगध जो जनपद महाजनपद था, उसके बाद मैंने आपको गुप्ता पीरियड का थोड़ा सा बस बताया था, क्लू दिया था। एंड देन हम आ गए थे मिडाइवल हिस्ट्री पे। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में जो बताया था कि जो एडी, अब जो बिफोर क्रिस्ट हमने पढ़ा था, वो तो हमने पढ़ा था कि भाई बिफोर क्रिस्ट का पीरियड चलता है उल्टा, और एडी का पीरियड चलता है आगे। मतलब अब जो समय चलेगा वो आगे चलेगा, जैसे हमारा नॉर्मल टाइम आज का चलता है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जो हमारी इंडियन हिस्ट्री होती है वो 3 तरीके की क्लासिफाइड मतलब कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया है, ताकि हम हिस्ट्री को और अच्छे से समझ पाएँ। एक होती है एंशिएंट, एक होती है मिडाइवल, एक होती है मॉडर्न। एंशिएंट हिस्ट्री होती है जब बिल्कुल मैन्यूस्क्रिप्ट लिखी जाती थी, और एंशिएंट हिस्ट्री जहाँ पे हम हिस्ट्री बिल्कुल शुरू हुई थी, जब लोगों ने लिखना स्टार्ट किया था पास्ट के बारे में। ठीक है, जब इंसान फायर वगैरह से काम करता है, वो वाला जो पीरियड होता है, लेटर वैदिक, ऋग्वैदिक एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये सब होती है हमारी एंशिएंट हिस्ट्री। उसके बाद आती है मिडाइवल पार्ट। मिडाइवल पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा जब हमारे अरब इन्वेशन होंगे, एंड फिर दिल्ली सल्तनत आएगी, फिर मुग़ल अम्पायर आएगी, फिर और भी जो इंडियन में होती हैं डायनेस्टीज़ वगैरह वो चलेंगी। और जैसे कि मराठा, सिख अम्पायर, तो ये सब चलेगा। ये सारा हमारा होता है मिडाइवल हिस्ट्री। ये चलता है हमारा अराउंड जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आती। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है इन 1600 AD, तो वो हो जाती है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री। या फिर हम मॉडर्न हिस्ट्री को जो 1857 का रिवोल्ट है उसके बाद भी मानते हैं। ठीक है, जब हमारे ब्रिटिश इंडिया में आ जाते हैं। 4 तरीके की कंपनी इंडिया में आती हैं, ब्रिटिश, डच कंपनी, पोर्टुगीज़ एंड फ्रेंच। इंग्लिश, डच, पोर्टुगीज़, फ्रेंच। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये मैंने पूरा आपको ओवरव्यू दिया है। और ये जो मॉडर्न हिस्ट्री चलेगी ये बिल्कुल फ्रीडम स्ट्रगल, जब इंडिया डिवाइड होएगा, पूरा इंडिया का पार्टीशन होएगा, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, तो वो हो जाएगा हमारा पूरा मॉडर्न हिस्ट्री तक का पार्ट। आज का हम लेक्चर अब स्टार्ट करते हैं। ये बताना इसलिए ज़रूरी होता है कि आप लोगों को ना पूरा समझ आएगा, पूरा माइंड मैप बन जाएगा आपका। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अब क्या होता है, जो पीरियड चलेगा AD 711 AD में फर्स्ट अरब इन्वेजन होता है बाय मंसूर हल्लज। ये क्या होता है, देखो ये फेल्ड होता है। यस, पहला जो अरब इन्वेजन हुआ था वो एक्चुअली 712 AD में हुआ था, जो फर्स्ट सक्सेसफुल इन्वेजन था। ठीक है, फर्स्ट मुस्लिम सक्सेसफुल इन्वेजन। ये जो 711 AD वाला था ये फेल हो गया था। ये किसने किया था, याद रखना, मंसूर हल्लज ने किया था। अरब इन्वेजन यानी कि तुर्क जो लोग होते हैं वो इंडिया में आए थे। ठीक है, अब इंडिया आने के इनके बहुत से रीज़न थे, क्योंकि इंडिया में जो था ना मसाले, वुड, ये सब मिलता था।
इंडिया बिल्कुल सोने की चिड़िया होता था, सोना होता था इंडिया पे, तो भरा पड़ा था यहाँ पे सोना। तो यहाँ पे लूट करने आते थे तुर्क लोग, ठीक है। तो अरब इन्वेजन हुआ था 711 एडी में, जो कि फेल हो गया था, तो इसे माना नहीं जाएगा। बट किसने किया था याद रखना, मंसूर हल्लज, फेल्ड अरब इन्वेजन। देन फर्स्ट, अब मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ से जो पढ़ाऊँगी ना बहुत ध्यान से सुनना। मोहम्मद बिन कासिम आता है इंडिया में, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम इंडिया में आता है, ये तुर्क होता है, अरब इन्वेजन करता है ये, और ये इंडिया में अटैक करता है 712 एडी में। कहाँ से आता है? ईरान से आता है, ईरान के फारस से। किसको कॉन्कर करता है? सिंध कॉन्कर करता है ये, ठीक है। बुक इसने जो लिखी है, पेपर में नाम पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने कौन सी बुक लिखी है, कौन सी बुक में इसका जिक्र हुआ है, चचनामा, ठीक है। और एक जजिया टैक्स होता था, ये किस पे लगाया जाता था? ब्राह्मण्स पे, मतलब लोगों पे लगाया जाता था, ये टैक्स होता था। तो ये भी सबसे पहले, देखो ये जो जजिया टैक्स है ना, ये औरंगज़ेब भी लगाएगा और आगे भी जहांगीर वगैरह लगाएंगे, ठीक है। बट सबसे पहले किसने लगाया ये जजिया टैक्स? मोहम्मद बिन कासिम ने। ये आपको याद रखना है, सबसे पहले जो स्टार्टिंग हुई थी जजिया टैक्स लगाने की, वो किसने करी थी? मोहम्मद बिन कासिम ने। अब हम सेकंड देखते हैं, महमूद गजनबी आता है इंडिया में 998 एडी में इंडिया आता है, और ये टोटल कितने बार अटैक करता है? 17 टाइम्स अटैक करता है ये टोटल इंडिया में। टोटल मतलब कुल मिला के 17 बार आक्रमण करता है ये इंडिया में। सबसे जो फेमस फर्स्ट अटैक जो इंडिया में करता है ना, ये वो करता है 1001 एडी में फर्स्ट अटैक, ठीक है। और 1001 एडी से लेकर 1027 एडी तक टाइम पीरियड तक इंडिया में रहता है, और टोटल 17 टाइम्स अटैक करता है, जैसे मैंने आपको बताया। अब जो इसका सबसे फेमस अटैक माना जाता है ना, किस पे आक्रमण करता है ये? सोमनाथ टेम्पल, ठीक है। सोमनाथ टेम्पल पे अराउंड 1225 BC, वो एडी, सॉरी 1225 एडी में करता है ये अटैक सोमनाथ टेम्पल पे। उस टाइम पे जब सोमनाथ टेम्पल पे ये अटैक करता है, तो उस टाइम पे सोमनाथ टेम्पल का जो रूलर होता है वो कौन होता है? भीमावन। ये पूछा जाता है पेपर में, याद रखना कि महमूद गजनबी जब इंडिया आता है तो ये सोमनाथ टेम्पल का उस समय कौन रूलर होता है? भीमावन। जब ये सोमनाथ टेम्पल पे आक्रमण करता है तो ये बहुत ज़्यादा लूट मचाता है। स्टोरी की फॉर्मेट में सुनो आप। लूट मचाता है, बहुत लोग मरते हैं, और लूट मचाता है, और बहुत सारा सोना ले जाता है इंडिया से बाहर। 1200 मैन ले जाता है, 28,000 किलो गोल्ड ले जाता है, ठीक है। सिल्वर ले जाता है 48,000 किलो, 48,000 kg सिल्वर ले जाता है, ठीक है। और 1030 में इसकी डेथ हो जाती है। अभी क्यों आता है इंडिया? मैंने आपको बताया ना, इंडिया सोने की चिड़िया होता था, भरा रहता था सोना मंदिरों में हर जगह। तो भारत को सोने की चिड़िया कहा भी जाता है, आपने सुना भी होगा। तो ये सोने वगैरह हमारे जो हमारा देश है, आपने सुना होगा ना कि इंडिया एक ऐसा देश है कि हम परायों तक को, जो हमारे अपने नहीं हैं, पराए हैं, उन तक को भी हम क्या करते हैं? अपना समझते हैं। और ये लोग आते थे क्योंकि हम उस समय सिविलाइज तो थे नहीं जो हमें पता होगा कि हम इन्हें रोकें, ठीक है। तो ये लोग आते थे और इंडिया में लूट मचाते थे। तो महमूद गजनबी का अटैक कब हुआ था? सबसे फेमस सोमनाथ टेम्पल पे 1225 एडी में। महमूद गजनबी ने कुछ बुक्स लिखी हैं, मैंने इनके नाम यहाँ लिखे हैं, आप देख लेना। अल बुरूनी, फरुखी, उत्वी, फिरदौसी एंड सिस्तानी, ये सब जो बुक्स हैं ये महमूद गजनबी ने लिखी हैं, ठीक है। और ये जो अल बुरूनी है, इसे किताबुल हिंद भी कहा जाता है। अगर आप एसएससी वगैरह की प्रिपरेशन करते हो ना, तो आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। वरना जो हमारा यूपीएससी एग्ज़ाम है
यूपीएससी में ज़्यादातर सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे प्रीलिम्स में आते हैं, वो ऑब्जेक्टिव। एंड यूपीएससी इन डेप्थ वाला मतलब एग्ज़ाम है, तो उसमें बहुत डिटेल में पूछा जाता है। तो आपको जो भी मैं बताती हूँ ना वो ध्यान से सुनना पड़ेगा, ठीक है। सो इसकी बुक्स के नाम हो गए। उसके बाद जैसे आप एसएससी में पूछा जा सकता है कि किताबुल हिंद किसने लिखी है, या अलबरूनी किसकी किताब है, फ़ारूक की किसकी किताब है, तो आपको पता होना चाहिए किसकी है, ये महमूद गजनबी की हैं। और इसने सोमनाथ पे अटैक कब करा था? 1225 AD में किया था। क्यों किया था, क्या क्या लूटा था, ये सब पता होना चाहिए आपको, ओके। नेक्स्ट है मोहम्मद घोरी। मोहम्मद घोरी 5 टाइम्स अटैक करता है, टोटल 5 टाइम्स। क्या इसके जो 5 अटैक है ना, उनको याद करने का मैं आपको तरीका भी, मैंने आपको एक वीडियो शॉर्ट्स बनाया है, वो भी मैं आपको डाल दूँगी वीडियो में ही, लेक्चर में ही, ओके। सो मोहम्मद घोरी टोटल 5 टाइम्स अटैक करता है। सबसे पहला अटैक 1175 में करता है। देखो ये दोनों और ये वाला 1175, 1198 एंड 1194 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? बैटल ऑफ टैरिन 1 एंड बैटल ऑफ टैरिन 2। ये सबसे इम्पोर्टेंट अटैक है मोहम्मद घोरी के, क्योंकि ये जो लड़े थे ना, इसने लड़े थे पृथ्वीराज चौहान के साथ, जो कि एक राजपूत था और जो इंडिया का था, ठीक है। 1175 पे मोहम्मद घोरी जो इंडिया में आता है, ये अटैक करता है सबसे पहले 1175 पे मुल्तान पे। फर्स्ट अटैक किससे लड़ाई होती है इसकी? मूलराज से होती है, और जिसमें ये जीत जाता है। मुल्तान का अटैक है, फर्स्ट अटैक है, ईयर है 1175 AD एंड मूलराज से लड़ता है और जीत जाता है। 1198 AD माउंट एबू माउंट एबू में मतलब लड़ाई होती है, जगह का नाम है। भीमदेव 2 से इसकी सेकंड से इसकी फाइट होती है, मतलब इसका ओपोनेंट ये होता है और यहाँ पे हार जाता है। अब आ जाओ बैटल ऑफ टैरिन 1 पे। बैटल ऑफ टैरिन फर्स्ट जो मैंने आपको बताया 1191 में हुई। 1191 में इसकी लड़ाई होती है किसके साथ? राजपूत के साथ, पृथ्वीराज चौहान के साथ। अब ये जो पृथ्वीराज चौहान होते हैं ना, ये हमारे ही होते हैं, ठीक है, मतलब इंडिया के ही राजपूत होते हैं। तो इनसे फर्स्ट बैटल ऑफ टैरिन होती है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें मोहम्मद घोरी हार जाता है, ठीक है, हार जाता है। बैटल ऑफ टैरिन 2 होती है 1192 में, फिर से ये बैटल पृथ्वीराज चौहान के साथ होती है और इसमें मोहम्मद घोरी जीत जाता है। फिर 1194 में चंदावर की बैटल होती है, 5th टाइम 5 टाइम अटैक करा ना, तो लास्ट वाली ये चंदावर, ये किसके साथ होती है इसकी? जयचंद के साथ होती है चंदावर में, और यहाँ पे भी मोहम्मद घोरी जीत जाता है, ठीक है। अब मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि जो फर्स्ट बैटल ऑफ टैरिन है और जो सेकंड बैटल ऑफ टैरिन है, बैटल ऑफ टैरिन 1 में जो हमारा मोहम्मद घोरी है वो हार गया और पृथ्वीराज चौहान जीत गया, ठीक है। फिर बैटल ऑफ टैरिन में मोहम्मद घोरी जीता, ठीक है। तो जो मोहम्मद घोरी है तो वो फर्स्ट बैटल ऑफ टैरिन में हारा और सेकंड में जीता, ऐसा क्यों? उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ, पूछा भी जाता है। वो फर्स्ट बैटल ऑफ टैरिन में इसलिए हारा क्योंकि फर्स्ट बैटल ऑफ टैरिन में जब ये लड़ाई हुई थी 1191 में पृथ्वीराज चौहान के साथ, तो इस टाइम पे जो हमारे राजपूत होते थे ना, उनमें आपस में बहुत यूनिटी होती थी। तो इस वजह से जो हमारे घोरी था वो हार गया और पृथ्वीराज चौहान जी जीत गए, ठीक है। अब फिर ये जो राजपूत थे, क्योंकि अब इन्हें लगा कि भाई ये तो आएगा नहीं, अब दोबारा नहीं आएगा इंडिया में कभी भी, ठीक है, इन्हें ऐसा लगा। बट ऐसा नहीं होता। सेकंड बैटल ऑफ टैरिन जब हुई तो हमारा जो ये जो घोरी था, जो भी हार के चला गया था, इन्हें ऐसा लगा कि चला जाएगा पृथ्वीराज चौहान जी को, बट ये गया नहीं, ये दोबारा से इंडिया में मतलब रुका हुआ था, आया, और इसने सेकंड बैटल ऑफ टैरिन जब लड़ी तो जब ये जीत गया। क्योंकि ये जीता क्यों सेकंड बैटल ऑफ टैरिन में? बिकॉज
इसको सेकंड बैटल ऑफ टेरिन में जो ये इंसान है ना जयचंद, ये पृथ्वीराज चौहान का मतलब इनका जब ये फर्स्ट बैटल ऑफ टेरिन में तो जीत गए थे, सेकंड में आ रहे, तो मोहम्मद घोरी को सपोर्ट मिला था किसका, जयचंद का, जो कि पृथ्वीराज चौहान का अब कज़न ब्रदर था। और पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र के बीच में क्या था, 36 का आंकड़ा था, मतलब लड़ाइयाँ थी। तो जयचंद को सपोर्ट किस करा, जयचंद ने सपोर्ट किया मोहम्मद घोरी को, जिस वजह से मोहम्मद घोरी सेकंड बैटल ऑफ टेरिन में जीत गया। समझ आई बात। फर्स्ट में हारा, राजपूतों को लगा कि भाई ये दोबारा नहीं आएगा, पृथ्वीराज चौहान को ऐसा लगा, बट वो आया और उसको सेकंड बैटल ऑफ टेरिन में किसका सपोर्ट मिलता है, हमारे जयचंद का, जो कि पृथ्वीराज चौहान का कज़न ब्रदर होता है। तो ये अपने भाई के खिलाफ ही साजिश रचा के, जयचंद पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ ही साजिश रचा के अपने इसके जो ओपोनेंट होते हैं घोरी का सपोर्ट करता है। इस वजह से घोरी सेकंड बैटल ऑफ टेरिन में जीत जाता है। ठीक है। फिर 1194 की बैटल है, बैटल ऑफ चंदावर, ये होती है जयचंद के साथ। अब जब मोहम्मद घोरी की 5 और बैटल हो गई, अब मोहम्मद घोरी का एक कमांडर होता है, बख्तियार खिलजी जिसे कहते हैं। आपको पता होगा कि जो बुद्ध होते हैं ना, बुद्धिस्ट, उनका बिल्कुल इंस्टीट्यूशन होता है नालंदा यूनिवर्सिटी। उसमें नालंदा यूनिवर्सिटी को आपने सुना भी होगा कि आग से जला दिया था। वो किसने जलाया था, बख्तियार खिलजी ने जलाया था। अब ये मोहम्मद घोरी का कमांडर था, सेवक था, कमांडर होते हैं ना, आदेश मानते हैं, वो था। इसने नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगा दी थी। नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पे थी, बिहार में थी। इसने वहाँ पे आग लगा दी, नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया। ठीक है, ये याद रखना। मोहम्मद घोरी ने कुछ सिक्के भी प्रिंट कराए थे जिसमें गॉडेस लक्ष्मी थी। ठीक है, तो घोरी प्रिंट कॉइन्स ऑफ गॉडेस लक्ष्मी। अब जब घोरी यहाँ से जाता है ना, मोहम्मद घोरी जब यहाँ से जाता है तो उसका एक गुलाम होता है, उस गुलाम का नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। इस कुतुबुद्दीन ऐबक को ये अपना गवर्नर अपॉइंट करके यहाँ से चला जाता है। अभी मोहम्मद घोरी का गुलाम होता है, देखो, एक तो है कमांडर जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी को आग लगा दी, ठीक है, जिसका नाम है बख्तियार खिलजी, कमांडर बख्तियार खिलजी। और मोहम्मद घोरी का गुलाम, गुलाम यानी कि नौकर, स्लेव। मोहम्मद घोरी का एक स्लेव होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद घोरी का स्लेव होता है। और मोहम्मद घोरी जाते जाते इसको अपना गवर्नर अपॉइंट करके चला जाता है। मोहम्मद घोरी लेटर मेड कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका जो स्लेव था, हिज गवर्नर। ओके, सो क्योंकि ये एक स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको गवर्नर बना दिया और ये तो यहाँ से चला गया। तो ये जो भाई साहब है ना हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक, ये आगे चल के, मैं आपको थोड़ा सा आगे का बताती हूँ, आगे चल के जो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, जो कि एक नौकर थे मोहम्मद घोरी के, ये आगे चल के स्थापना करेंगे किसकी, दिल्ली सल्तनत की, जो कि होएगी हमारी 1209 to 1526 AD तक चलेगा दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड। अब दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना करता है ना, वो एक गुलाम करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम, नौकर करता है, तो स्लेव कहते हैं ना। तो स्लेव डायनेस्टी, दिल्ली सल्तनत की सबसे फर्स्ट डायनेस्टी होती है स्लेव डायनेस्टी, और उसके बाद उसमें 4 डायनेस्टी हो जाती हैं। ठीक है, उसका हम पढ़ेंगे आगे चल के। तो गुलाम वंश की स्थापना, स्लेव डायनेस्टी की स्थापना करता है कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड चालू हो जाता है, वो चलता है हमारा 1526 AD तक। उसके बाद लास्ट में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ाई होती है, और बाबर और इब्राहिम लोदी जो हैं फाइट करते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है 1526 में, एंड 1526 से आगे का जो 1857 तक का पीरियड होता है उसमें हमारा मुग़ल पीरियड चलता है। ठीक है, और 1857 में क्या होता है, रिवोल्ट होता है। और उसी के साथ साथ पैरेलल में और भी चीज़ें चल रही होती हैं इंडिया में, वो मैं आपको पढ़ाऊँगी। बट अभी मैंने आज जस्ट आपको एक माइंड मैप दिया है कि आप समझोगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको एक लेक्चर अच्छा लगता है तो आप मेरा जो चैनल है ना, इसे सब्सक्राइब करें
अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, जो बच्चे पढ़ते हैं उनको शेयर करें, क्योंकि नॉलेज इज़ विजडम, नॉलेज इज़ पावर। नॉलेज है तो सब कुछ है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है तभी इन लेक्चरों को सुनो, ये लेक्चर सच्ची में सबके लिए यूज़फुल ही होंगे। अगर आपको अच्छा लगता है मेरा पढ़ाने का स्टाइल तो ही लाइक करें, शेयर करें, एंड इस वीडियो के नीचे ना कमेंट भी करें ताकि मुझे मोटिवेशन आए वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मैं बहुत टाइम निकाल के आपके लिए बनाती हूँ ये वीडियोस। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। ओके।